सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज एक महान दिवस है। नहीं, हम नहीं लेंगे। आज गणतंत्रता दिवस है और इस गणतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे एक बिंदु यह भी है कि लोकतंत्र और गणतंत्र में एक मूलभूत अंतर भी होता है। आखिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, तो लोकतंत्र और गणतंत्र, कोई भी देश जो है वो लोकतांत्रिक देश हो सकता है, किंतु यदि वहाँ संविधान नहीं है तो गणतंत्र नहीं होता है। तो चूंकि आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज इस महान दिवस पे मैं आपसे संवाद करना चाहता था और चाहने का कारण भी है। पंडित नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को रावी के तट से घोषणा की थी पूर्ण स्वराज की, और उनके भाषण में भी इसकी बात निहित थी कि हमने पूर्व में एक वादा किया था जिसके परिणति का दिन है 26 जनवरी 1950। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, और जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे अंदर एक भाव है जिसको लेकर के आपसे संवाद करना चाहता हूँ। प्रभात जी, आपका स्वागत है और आप आ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष तौर से मुझे वैचारिक लोग ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुख्य बात यह है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था और लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली आ रहे थे, तो उन्होंने पंजाब के आसपास काले धुओं का गुबार देखा था। जो भारत जो नई आज़ादी की सांस लेने वाला था, उस पर कालिक धब्बे जैसा दिखाई दे रहा था। हम सभी जानते हैं कि दंगों से, सुजीत भी हमारे अनुज हैं, भीम भी हमारे अनुज हैं, सब आप सबका स्वागत है, कि दंगों से झुलसा हुआ यह देश, जब पंडित नेहरू आज़ादी के प्रथम दिन पे, वो मध्य रात्रि का समय है, आप जानते हैं, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण भी है उनका कि हम नियति से साक्षात्कार करेंगे जब दुनिया सो रही है। जब वो जाने वाले हैं तो उसी समय एक ट्रंक कॉल बजता है। ट्रंक कॉल की लाइन क्लियर नहीं है। जब वो फ़ोन उठाते हैं वो ट्रंक कॉल की लाइन, तो उधर से आवाज़ आती है। तो वो कहते हैं, आपने भी जो कुछ बोला है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आप बोले, आपने क्या कहा। तो उधर से एक बात आई कि हम लाहौर से बोल रहे हैं और यहाँ नई सत्ता जो आई है उसने पूरे क्षेत्र का कनेक्शन पानी का और बिजली का काट दिया है, और वो हमारे इंतज़ार में है कि हम कब बाहर निकलें और कब वो हमें मौत के घाट उतार दें। पूरा बंगाल जल रहा है, आप भी समझ रहे हैं। ऐसे समय में एक व्यक्ति जब शपथ लेने जा रहा है, और शपथ किसका है, किसकी घोषणा है? आज़ादी की घोषणा है। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने लिखा कि भारत में जिस दिन नेहरू बोलने जा रहे हैं, मध्यरात्रि का समय है और भीषण वर्षा चल रही है, भीषण वर्षा। बहुसंख्यक लोग जो है वो पलायित हुए हैं आज के पाकिस्तान क्षेत्र से। एक अच्छी खासी बारिश हो रही है। उस बारिश में जो नयन भीग रहे थे
उसकी भी बारिश हो रही है। एक बीबीसी संपादक ने उस पर लिखा कि इतनी बड़ी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी थी। लॉर्ड माउंटबेटन का जो सलाहकार था उसने 30,000 लोगों के इकट्ठा होने का आकलन लगाया था, लेकिन आपको हैरानी होगी कि उस दिन 5 लाख लोग इंडिया गेट के वो प्रिंस लॉन में इकट्ठा हुए थे। और जब वो तिरंगा हमारा जो है लहराया जा रहा था और जैक झंडा जब हटाया जा रहा था, तो सजल हुए सबके आंखों से अश्रु की धारा बह निकली थी। बगल में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, एक दूसरे से मिल करके एकदम रो रहे हैं सब। चारों तरफ का वातावरण एकदम गमगीन हुआ है। ऐसे में इस देश में एक महान लेखक भी हुआ जिसका नाम खुशवंत सिंह है, जो कि लाहौर से पलायित होकर के आए थे। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि हमारी आंखें भीगी हुई थी, हम बर्बाद होकर लौटे थे, लेकिन हमारे सामने जिस सूर्य का उदय हो रहा था वह हमारी सारी पीड़ाओं को हरने वाला था। वो एकदम से सब कुछ भूल गए। अब बोले हम किससे गले मिल रहे थे, हम किसको पकड़ के रो रहे थे, हम किसके साथ जुड़ रहे थे, हमें नहीं पता था। लेकिन हम बस एक भारतीय होने के नाते एक दूसरे को गले लगा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। पता है इस दिन मैं वो वाक्य का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? आज इस देश में एक व्यवस्था का जन्म हुआ कि इस देश को एक राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। कैसा राष्ट्र? एक मजबूत राष्ट्र। आज के दिन संविधान लागू हुआ था, तो संविधान नीति निर्माण की व्यवस्था है। हम कैसे चलेंगे, ये देश कैसे विकास करेगा, समाज के लोगों के बीच कैसा कॉपरेशन बनेगा, किसी का अहित न हो, इस जैसे नियम को एक सूचीबद्ध किया गया और उस दिन आज़ाद हुआ। फिर हम चल कहाँ रहे हैं? क्या सच में हम अपने मूल्यों के साथ चल रहे हैं? हम में से बहुत सारे लोग संविधान की दुहाई दे रहे होते हैं बहुत छोटी छोटी बातों में, जैसे एक टैगलाइन हो गई है। लेकिन एक इसी भारत में रहने वाला एक मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन तमिलनाडु का, यदि वो ये कहे कि मैं हिंदी को न तो पहले कभी, न आज, न आने वाले किसी समय में लागू होने दूंगा, तो क्या इससे संविधान का हनन नहीं होता है? और ऐसे भाषण या ऐसे वाक्य कहने वाला आराम से बात कह सकता है? आज हम पता है क्या हो गए हैं? हम कोई जाति में बट गया, कोई भाषा में बट गया, कोई संप्रदाय में बट गया, कोई भाषा में बटा, कोई संप्रदाय में बटा। हम सब बन गए। हमने अपने छोटे छोटे खोल बनाए, छोटी छोटी चीजें बनाई, लेकिन हम क्या नहीं बने? हम नागरिक नहीं बने। संविधान की दुहाई देने वाला हर एक व्यक्ति यह बात करता है और अपने खोल को सजाता है, लेकिन क्या संविधान में नागरिक होने की कसौटी नहीं है? तुम कुछ भी बनो, लेकिन सर्वप्रथम इस देश के एक सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बनो। मैं कहता हूं, आपने अभी एक कानून लाया है। हमारे बीच के बहुत सारे मित्रों ने, कोई उसको सही कह रहा है, कोई उसको गलत कह रहा है। मैं कहता हूं गरीब गरीब होता है, वो किसी भी जाति में हो। शोषक शोषक होता है, वो किसी भी जाति में हो। शोषित शोषित होता है, वह अभी किसी जाति में है। न्याय की व्यवस्था ये नहीं कहती कि एक व्यक्ति जो है वो पूर्णतः उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, एक समाज पूर्णतः दिक्कत ही दिक्कत में है। ऐसी कोई कसौटी नहीं है, ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है। ठीक है, जो जहां कहीं सही है उसे सही कहिए, जो जहां कहीं गलत है उसे गलत कहिए। सही और गलत का फर्क करना जब हम सीख जाएंगे तो हम देश को सही राह पे ले जाएंगे। हम सब बन गए, हम सब कुछ बनते जा रहे हैं, बस नहीं बन पा रहे हैं तो नागरिक।
एक मजबूत नागरिक। और आपको क्या लगता है, जिस तरीके के हम नागरिक हैं, क्या जिस तरीके की हमारी सोच है, क्या इससे हम एक समाज बनाएंगे, एक सशक्त समाज बनाएंगे, एक ताकतवर समाज बनाएंगे, एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र बनाएंगे? खोखले हुए इस मानसिकता से कभी भी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। विकास के इन खोखले वादों से कभी भी मजबूत और समाज नहीं खड़ा हो सकता। समाज खड़ा होता है एक मजबूत संस्कारों से। पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन क्या उस सुकून में है क्या? संस्कार ही व्यक्ति को सुशिक्षित करता है। शिक्षा, संस्कृति और संस्कार, ये 3 पिलर हैं। और हमारे समाज का क्या संस्कार है? हमारे जो भी हमारे इस देश को ड्राइव कर रहा है, उसके क्या मानदंड हैं? आज इस महान दिवस पे जरूरत है इस बात पर तार्किक तरीके से अपनी बात को रखने की, तार्किकता के साथ आगे बढ़ने की। हमारे बहुत अच्छे अनुज, जिनकी बौद्धिक उपलब्धि में बहुत अच्छा मानता था, जब मैं कभी कभी उनकी पोस्टें पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि इन्होंने सीखा क्या। मेरे अपने साथ के बहुत सारे लोग जब ऐसी ओछी टिप्पणियां करते हैं तो मुझे लगता है कि इन्होंने क्या सीखा। हो सकता है मैं भी उसी किसी दायरे में हूं, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं उस दायरे से हटूं। हमारे प्रभात जी लिखते हैं कि स्वागत है, भारतीयता नागरिकता का सर्वथा लोप है, निजता और जातिवाद। स्लो कनेक्शन दिखा रहा है, जो भी है प्रबल और घातक स्वरूप में है। बिल्कुल निश्चित यही मैं बात कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूँ। दुर्गेश भाई हमें देख रहे हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ। और आज इसी दिवस पे जरूरी है इस पे बात करना कि हम नागरिक होने की कोई कसौटी पूरा करते हैं क्या? और यार कोई एक समाज कब तक शोषित रहेगा भाई? कुछ तो पैरामीटर कर, हद हो गई है तुम्हारी। हमारा यूथ क्या कर रहा है? मैक्सिमम रील बना रहा है। हम भी ठीक है, मुद्दों पे बात करो, नाच गा रहा ठीक है, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तार्किक आधारों पे कुछ हो रहा है क्या? बड़ी संख्या में लोग, अभी एक मुद्दा चल रहा है माघ मेले का। मेरी क्षमता, मेरी औकात नहीं है कि मैं उस पर टिप्पणी करूं, मेरी क्षमता से परे की चीज है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि संत वही है, कोई भी हो, चाहे इधर का हो, चाहे उधर का हो, या कहीं का हो, जो परोपकारी हो, दयालु हो, जो यही सब सिखाता है, सहृदयी हो, त्यागी हो, जिसके अंदर त्याग हो, किसी तरीके की समस्या जो जिसे प्रभावित ना करती हो। लोभ, कहते हैं कि प्रतिष्ठा ही विष्ठा है जिसके लिए, एक लाइन में कहूं मैं कि जिस प्रतिष्ठा जिसके लिए विष्ठा है, यदि उस सम्मान ही जिसके लिए मल है, वो संत होता है भाई। अब जो भी मेले से लोग क्या क्या ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेले का मूल स्वभाव, मेले की मूल आत्मा कुछ और है, माघ मेले की। इसी तरीके से भारतीय संविधान की भी मूल आत्मा वो नहीं है जिसकी संविधान दुहाई देने वाले ज्यादातर देते हैं। हम सबको बेहतर होने की जरूरत है। हम सबको एक राष्ट्र प्रेमी होने की जरूरत है। किस रूप में? एक मजबूत नागरिक जो इस देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहता है, उसके रूप में। अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे अनुज हैं, भीम हमेशा सक्रिय रहते हैं, सब साथ में आ रहे हैं। स्लो कनेक्शन जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन रविंद्र जी भी जुड़ चुके हैं हमसे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बड़ी पीड़ा होती है, हृदय से सच कह रहा हूँ, मन द्रवित होता है कि शिक्षा क्या है हमारी यार। उच्च शिक्षित होने के बाद भी छोटी छोटी संकीर्णताओं में फंसे हुए हो। यदि शिक्षा में संस्कार नहीं है तो किसी भी स्तर पे जाके वो विनाशी ही करेगा। भारत किधर जाना चाहता है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि जिधर जा रहा है वो हमारे मानदंड से ठीक नहीं। हर छोटी, मैं कह रहा हूं चलो बराबरी की बात करो ना, बराबरी की बात करो ट्रेन की। एक ट्रेन चलती है, उसमें क्लास 1 होता है, उसमें क्लास 2 होता है, उसमें क्लास 3 होता है, उसमें स्लीपर होता है, उसमें जर्नल होता है।
जनरल क्यों होता है? उस पर क्यों विरोध नहीं होता है? मैं पूछता हूँ, एक एरोप्लेन चलती है, उसमें बिजनेस क्लास होता है, इकोनॉमी क्लास होता है, और क्लास होता है, उसका विरोध क्यों नहीं होता है? हम पूछ रहे हैं पूरा सिस्टम। एक व्यक्ति के पास पूरे जिले की कमान होती है, एक व्यक्ति के पास पूरे प्रदेश की कमान होती है, एक व्यक्ति के पास एक ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? यह समानता है। जहां भी देखोगे एक व्यवस्था काम करती है, और व्यवस्था के लिए ही ये व्यवस्था बनाए जा सकती है। यदि किसी विभाग में यह व्यवस्था है, तो समाज में भी इस तरीके की कोई व्यवस्था ही है। गलत है तो भावना। तो आज इस महान दिवस पे योगेश भैया मेरे बड़े भाई हैं, आशुतोष मुरारी अनुज हैं, हमारे सब जुड़े हुए हैं। आज इस महान दिन पे हम सबसे बस एक ही बात कहना चाहेंगे, आप सबसे हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम यदि आज भारतीय संविधान के मूल्यों के संदर्भ में आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं, बेबाकी से कोई बात करते हैं, कुछ भी बकबकाते हैं, तो सर्वप्रथम उसके मूल्य पर एक व्यवस्था अर्थात एक नागरिक होने की कसौटी पे बात करो। सॉवरेनिटी जनता में है, भारत की संप्रभु जनता में है, और जनता को एक अच्छे नागरिक होने का जो उद्देश्य है उसके साथ ही चलना चाहिए, और ऐसा होना ही चाहिए। हम जब भी बात कर रहे हैं, हम जो कुछ, इससे कोई राष्ट्र नहीं बनेगा भाई, कभी भी कोई अच्छा राष्ट्र नहीं बन सकता। कुछ तो मतलब बस समझिए कि एक वेदना है मेरी। प्रभात जी पुनः लिख रहे हैं कि आधुनिक भारत विकास की नीति समानता आधारित सिद्धांत पर ही संभव है। समानता आधारित सिद्धांत, यह भी एक बिंदु है। जैसे एक आदर्श होता है और एक व्यवहार होता है। आदर्श अमूमन पाए नहीं जाते, इसीलिए वो आदर्श हैं। जब भी कोई व्यवहार आदर्श रूप में परिणत हो जाता है तो आदर्श नहीं रह जाता, फिर दूसरी कोटि बनानी पड़ती है। तो बस मैं ये कहूँगा कि उच्च आदर्श के मानक है। सबको अधिकार चाहिए, सबको अधिकार चाहिए, ले लो भाई अधिकार, बिना कर्तव्य किए चाहिए। तुम्हारी कोई ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है? तुम्हारी कोई ड्यूटी है या नहीं है? तुम किसी ड्यूटी, हमारा अनुज है बहुत छोटा, आशीष, ये पूछ रहा है कैसे बन सकता है भाई। पूरा प्रश्न करो आशीष, आप पूरा प्रश्न करो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये अच्छा लगा मुझे, इनका प्रश्न आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रश्न क्या है वो पूरा आता तो बहुत अच्छा लगता। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ कहीं भी गलत है उसे गलत कहो, जो जहाँ कहीं भी सही है उसे सही कहो। तुम्हारे हिस्से का जो काम है उसे करो। ब्रैडले नाम का एक दार्शनिक है, वो बोलता है माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटी। मेरा जो स्थान है उसके अनुसार मेरा जो कर्तव्य है उसे पूरी ईमानदारी से करो। हर व्यक्ति किसी न किसी संकीर्णता में फंसा हुआ है, हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या में फंसा हुआ है। वो जहाँ है वहाँ होना नहीं चाहता, जहाँ नहीं होता है वहीं होना चाहता है। इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन दिमाग में क्यों है? तुम जहाँ हो बेहतर हो, उसको बेहतर बना के तो दिखाओ। कुछ लोग पद को सुशोभित करते हैं, कुछ पद से सुशोभित होते हैं। कोई व्यक्ति इसलिए याद रखा जाता है कि वो मुख्यमंत्री था, और कुछ पद इसलिए याद रखे जाते हैं कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री था। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में आशीष ने मेरे पूछा है विकसित भारत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बन सकता है विकसित भारत? निश्चित तौर से एक सशक्त नागरिक के साथ। कहने का मतलब यह है कि तुम आडंबरपूर्ण घर बना लो, तुम एक सारी व्यवस्था को रचा लो, और उसमें कोई रहने वाला ही ना हो। जो भी रहता हो उनके आपस में दुश्मनी होती हो, वो लड़ाई झगड़े करते हो, उनके बीच हमेशा एक वैमनस्यता होती है। तो वो बाहर से घर तो दिखाई देता है, किंतु वो घर है नहीं। वो टाइल्स लगा हुआ, संगमरमर, दुनिया की टॉप से टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनते हों जिनसे, उससे बना हुआ वो घर हो। घर तो दिखाई दे रहा है लेकिन वो घर नहीं है,
क्योंकि उसमें रहने वाला व्यक्ति सही नहीं है। उसमें जो भी 2-4 लोग रह रहे हैं, यदि उनके बीच आपस में सामंजस्य नहीं है, उनके बीच आपस में संवाद बेहतर नहीं है, वो हमेशा एक दूसरे को देख कर ईर्ष्यालु हैं, हमेशा एक दूसरे के प्रति शंकित है, तो वह घर कभी भी एक घर नहीं हो सकता। जब वो घर एक कभी घर नहीं हो सकता, तो ऐसे राष्ट्र में रहने वाला राष्ट्र कैसे एक राष्ट्र हो सकता? ऐसे इन समस्याओं को दूर करने पे ही एक राष्ट्र राष्ट्र दिखाई देगा। जनार्दन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप प्रतापगढ़ से हमारे साथ है। मैं अपने सारे साथियों से इस पे बात करता हूं कि विचार कहीं बाहर से थोड़ी ना आते हैं यार। हमने जो सीखा है विश्वविद्यालय से, समाज से जो सीखा है, क्या उसको हम दे नहीं सकते? विज्ञापन के आधार पे तुम्हारे साथ जिसके साथ तुम उठते बैठते हो, जिससे तुम्हारे मुंह की हंसी है, जिससे तुम्हारे जीवन में हंसी है, हो सकता है अलग जात का व्यक्ति हो, तुम्हारा घर किसी व्यवस्था, तुम्हारे संपर्क की व्यवस्था से चलता हो सकता है तुम्हारी जाति का ना हो सकता है तुम्हारे क्षेत्र का ना हो, लेकिन तुम उससे चलते हो ना, तुम्हारा प्रेम तो उससे है ना। तुम उस चीज को भी हटा करके, तुम उस चीज को भी एक तरफ करके विज्ञापन पे जाते हो। एक व्यक्ति कहता है ये गलत गलत गलत, तो कुछ दिन बाद जो तुम्हारे साथ सही है, तुम अपने अनुभव पर विश्वास न करके विज्ञापन पे विश्वास कर रहे हो। क्या है यार? अभी मैं मेले में था, लगातार जो भी चल रहा है, समय नहीं मिला, बड़ी व्यस्तता रही। मेरे बगल ही एक पंडाल है सदा फलदेव आश्रम जी का, तो वो शायद देवी देवताओं को पूजने से मना कर रहे थे, तो उनका एक डिबेट चल रहा था। तो उनका जो भी एक, चूँकि मेरे बगल में ही था तो आवाज़ सुनाई दे रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा किसी देवी देवता को मत मानो, और उनके जो संत हैं उन्हीं, वही परम सत्ता है, उन्हीं से वो सब आएगा। तो मैं खुद ये नहीं समझ पाया, मैं गया, उनसे संवाद हुई, तो ऐसे ही इधर उधर की जवाब आए। फिर उन्होंने कहा उस जगह पे आइए तब बात होगी, किसी और जहाँ उनके और ने लोग रहते हैं। खैर वो, बस मैं 2 बातें कहना चाहूँगा और इससे मेरी बात आप समझिएगा। प्रयाग की धरती पे आ करके यदि कोई ये कहता है, अपना पूरा कैंपस लगा करके, विधिवत व्यवस्था लगा करके, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि देवी देवता को मत मानो, तो भैया मूल प्रश्न यह है कि वो माघ मेले में करना क्या आया है? क्योंकि माघ मेले में जो आता है वो कल्पवास करता है, और कल्पवास के केंद्र में माँ गंगा ही है, और गंगा देवी है हमारी, माँ है हमारी। जो भी कल्पवास करने आता है वो ये जानता है कि सारे देवी देवता भी यहाँ इकट्ठे होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो प्रयाग में आते हैं। और आप प्रयाग की धरती में रह के, प्रयाग के मूल विचार से, मेले से जो है, आप अपने लिए ज़मीन आवंटित करा के एक बहुत अच्छा खासा कैंपस बनाते हैं, और फिर आप उसी के मूल तत्व को कहते हैं कि नहीं वो मामला गड़बड़ है। तो मैं खुद नहीं समझ, इसमें मैं उन्हें कहीं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी समझ से परे की बात है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। यदि मैं कहता हूँ जिसको तुम नहीं मानते, तुम्हें उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहिए। अपना नया पैरामीटर बनाओ, अपनी जगह पे अपने कार्यक्रम करो, अपने लोगों को अपने तरीके से बढ़िया करो, लेकिन तुम्हें यूज यहाँ की चीज़ें करनी है, व्यवस्था इसकी लेनी है, बात पता नहीं कौन सी कर रहे हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि देश में है तो देश का होके रहिए, देश में है तो देश के नागरिक बन के रहिए। और हम कह रहे किसी में ये बात नहीं होनी चाहिए जो अगले व्यक्ति को ये कह दे कि आप यहाँ नहीं रह सकते। तुम रह सकते हो, और किस बिंदु पे रह सकते हो? तुम हो ये कहने वाले, तुम्हारे अंदर ये शख्सियत है, तुम्हारे अंदर ये व्यक्तित्व है कि तुम ये कह सकते हो कि तुम नहीं रह सकते। केवल एक बात से तुम नहीं रह सकते। हमारे मित्र जितेंद्र भाई हैं, विचार हम एक दूसरे के साथ हैं। आशीष मेरा पूछ रहा है यूजीसी पर भी कुछ बताइए, तो गलत है वो। मैं कह रहा हूं वो गलत है। गलत इसलिए है, मैं कहता हूं मुख्य धारा से पीछे छूट गए लोगों के लिए आप प्रॉपर सिस्टम बनाओ ना। आपको लगता है जो मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं लोग, उनको मुख्य धारा में कैसे लाए, इसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए ना। अरे 5 वर्षीय बनवाइए, 10 वर्षीय बनवाइए, 15 वर्षीय बनवाइए, लेकिन कुछ तो प्लान करो सेट। भाई मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। प्रयागराज में कुल 23 ब्लॉक है। आप 23 ब्लॉक उठा करके देख लीजिए कि बहुसंख्यक नौकरी कौन करता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चले जाइए,
आप उठा करके देख लीजिए कि कितने प्रोफेसर हैं जो सवर्ण समाज से हैं, कितने प्रोफेसर हैं जो उससे हैं। मेरा किसी का विरोध नहीं है, लेकिन इस पर टिप्पणी है तो है। मैं पूछ रहा हूँ, आप किसी भी हाई कोर्ट में भी आप जाइए, प्रैक्टिशनर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाई कोर्ट में काम करने वाले लोगों को देखिए जो सरकारी जॉब में है, किसी भी जॉब में बहुसंख्यक समाज हमारे बीच का ही है, वो बस किसी अन्य जाति का है। तो दो मतलब जो मेजॉरिटी में है आज भी वो भयभीत है, जो माइनॉरिटी में है वो आज भी डरा रहा है। ये लॉजिकल है क्या? कहीं से लॉजिकल लगता है? मुझे नहीं लगता है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं सही को सही और गलत को गलत कहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे ये लॉजिकल नहीं लगता है। तुम उच्च जैसे कहना नहीं चाहिए मुझे। मैंने एक टिप्पणी की थी और मैं यदि किसी को मेरी बात से ठेस पहुँचे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि एक ओबीसी समाज का व्यक्ति प्रमुख बनने के बाद भी ओबीसी रह जाए, एक एससी समाज का व्यक्ति विधायक बनने के बाद भी एससी रह जाए, एक एसटी समाज का व्यक्ति यदि सांसद बनने के बाद भी एसटी रह जाए, तो फिर उसके अगड़े होने की कसौटी क्या है? कौन से ऐसे मानक है जिसपे वो अगड़ा माना जाएगा? चुनाव इतने बड़े बड़े मुद्दों पे लड़े जाते हैं, वो जो पिछड़ा है बेचारा, जिसके पास कुछ नहीं है, वो 20-20, 50-50 गाड़ियों से चल रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है भाई? क्यों नहीं दिखना चाहिए? दिखने की बात ही छोड़ दो, क्यों नहीं दिखना चाहिए? जो गरीब है वो गरीब है, वो कोई भी हो सकता है। जो अमीर है वो अमीर है, वो किसी भी समाज का हो सकता है। जो पीड़ित है वो पीड़ित है, वो किसी भी समाज का हो सकता है। और जो शोषक है वो शोषक है, वो किसी भी समाज का हो सकता है। तो हम आप क्या कर रहे हैं? हमारे अनुज हैं शैलेंद्र, वो भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र भी चुनाव भी लड़ रहे हैं। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। टीचर एसोसिएशन का ही कोई चुनाव है आपका। अमित भी हमारे जुड़ गए हैं। उत्पल भाई हमारे मित्र हैं और बड़े एक्टिव रहते हैं, ये भी जुड़ गए हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, और मैं विशेष तौर से मैं सबकी बात नहीं करता, मैं बहुत सारी जो चर्चाएं चल रही हैं आसपास, मैं विशेष तौर से अपने उन विश्वविद्यालय साथियों से बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ वैचारिक रूप से आगे बढ़ रहे थे, जो मेरे साथ कैंपस में खड़े होकर के अच्छे मुद्दों की बात करते थे, जो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके या उनके साथ मैं कदम से कदम मिला करके सही को सही और गलत को गलत कह रहा था। हम लोगों को याद आता है कि जब हम लोगों के प्रॉक्टर सामने खड़े थे, हमारे पीछे लगभग 1000 की भीड़ थी और हम उनका विरोध कर रहे थे और एक जबरदस्त विरोध चल रहा था। तभी हमारे बीच से किसी एक व्यक्ति ने बहुत गलत टिप्पणी की हमारे शिक्षक के प्रति। तो मैंने उसी समय कहा कि विरोध यहाँ मुद्दों का है, व्यक्ति का नहीं है। यदि तुम गलत बात करोगे, वो हमारे शिक्षक हैं, वो हमारे अध्यापक हैं, वो अध्यापक के तौर पे हमारे गार्जियन हैं। यदि तुम कुछ भी उनके बारे में गलत बात करोगे तो गया आंदोलन तेल लेने। संस्कार विहीन ना आंदोलन चाहिए ना व्यक्ति चाहिए। और सब लोगों ने एक साथ मेरे हाँ में हाँ मिलाई और उसको बाहर कर दिया। तो मुद्दों की बात करनी है दोस्तों। हमारा विश्वविद्यालय महान विश्वविद्यालय, यहाँ से पढ़े हुए लोगों ने महानता की वो पराकाष्ठा पूरी की, जिसके लोग आसानी उदाहरण देते हैं। ऐसे समाज से पढ़ करके लोग जाति की संकीर्णता में इतने बुरे घुस गए हैं कि केवल जाति को छोड़ के कोई, अरे तुम राजनीति कर रहे हो तो अपने को छात्र नेता कहते हो? किस बात के छात्र नेता हो तुम यार? तुम अपने को छात्र नेता कहते हो जिसने एक भी ऐसी नीति नहीं दी जिसका फॉलो कोई ऊपर का कर सके। तुमको नीति देने के लिए बाहर से व्यक्ति आएगा, साउथ का व्यक्ति आएगा, बड़े संगठन बनेंगे, साउथ के बनेंगे, तुम केवल फॉलोअर बनोगे जीवन में। तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं है, तुम्हारे अंदर विचार होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं, पूरे डंके की चोट पे मानता हूं, तुम्हारे अंदर विचार होना ही चाहिए। तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं, तुम फॉलोअर, तुम जाने दीजिए कंट्रोल। मैंने ऐसे लोग, अपने 7 लोगों को देखा जिनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी समाज को बदल देने की। मैंने अपने 7 लोगों को देखा है जिन्होंने समाज में परिवर्तन किए हैं। मैं नहीं कहता कि मेरे साथ बहुत सारी चीजें इधर उधर की रही। मेरे साथ रहने वाला चाहे अनुज हो, मेरा मित्र हो, निश्चित तौर से उसके जीवन में प्रभाव सकारात्मक है। मेरे बहुत से मित्र इसी पे आके उसको प्रूफ कर देंगे। मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं कोई मैटर नहीं करता, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होना चाहिए। जब तक जिएंगे एक मजबूत व्यक्तित्व के साथ जिएंगे। पद वो क्या होता है यार, कोई मतलब नहीं है। हम उससे 1000 गुना बेहतर थे हमेशा और रहेंगे।
लेकिन ये सोच के साथ जीना और होने में बड़ा अंतर है। जिसको देखो अंधानुकरण कर रहा है। कुछ छोटे भाई थोड़े से बड़े, मतलब मेरे साथ तो भगवान करे कभी ऐसा नहीं हुआ अभी तक। मेरा छोटा कितना भी बड़ा हो गया मेरे सामने छोटे की तरह मिला है, लेकिन मैंने देखा है बहुत से अनुज जो है, यदि उनके सीनियर कहीं इधर उधर हो गए हैं या नहीं उतनी स्थिति में आ गए तो वो उनसे कटते हैं, जबकि वही उसी की पर्सनालिटी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तुम कैसे होते जा रहे हो यार। चंद्रमौली भैया हैं हमारे साथ, अजीत भी हमारे साथ हैं, अभिषेक शुक्ला जी हैं। मैं आज इस महान दिन पे इस दिन को चुना, मेरे मन में ये बात नहीं थी। मैं एक विद्यालय था, वहाँ पे एज ए गेस्ट बुलाया गया था और लोगों ने वहाँ पे कुछ बातें की, तो मैंने वहाँ पे बात की। मैं अभी अपने कैंपस पे आया था, तो बस मन में आया कि कुछ मतलब मन एकदम तीसता जा रहा है कि हम इस समाज को ले कहाँ जाना चाहते हैं। आखिर कौन सी कसौटी है अगड़े। और मैं पूरे देश से, विशेष तौर से विश्वविद्यालय, हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सुरेश पांडे सर भी जुड़े हुए हैं। सर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इतिहास लेखन पे, जो इतिहास लेखन की बात चल रही उस पे सर का महत्वपूर्ण वो है, योगदान है, उस पर काम कर रहे हैं सर। लेकिन मैं बस एक ही मेरा एक प्रश्न भी है, सबसे एक प्रश्न है, आखिर अगड़ा होने की कसौटी क्या है? कौन है अगड़ा? कोई एक बिंदु तो होगा जहां पे जाने के बाद अगड़ा मामला खत्म होता हो। एक गाड़ी है, उसकी 140 की स्पीड है, 160 की स्पीड है, उससे आगे नहीं भाग सकती, तो चलो गाड़ी की लिमिटेशन पता चल गई। एक जो है खाने की, तुम भाई 2 रोटी 4 रोटी 10 रोटी खा, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, तो अगड़ा भी होने का कोई ना कोई मानक बना दो ना। कोई तो मानक होना चाहिए कि अगड़े का होने का मानक क्या है। नागरिक होने के मानक है, आपको नागरिक ही नहीं बनना, आपको सब बनना है। आपको ब्राह्मण बनना, आपको क्षत्रिय बनना, आपको वैश्य बनना, आपको शूद्र बनना, आपको ये बनना, आपको वो बनना, दुनिया भर का आपको बनना है, लेकिन नहीं बनना तो नागरिक नहीं बनना। और तुम ही सबसे ज्यादा दुहाई दोगे, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लो संविधान खतरे में है, बनाते रहो संविधान खतरे में है। मेरा बस इतना कहना है कि कुछ तो सोचो। आदरणीय गुरुदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके सानिध्य में सब चल रहा है हम लोगों का, तो कुछ तो कसौटी लो। अमित हमारे यूएई से जुड़े हुए हैं, हमारे अनुज हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे सारे दोस्तों से, मित्रों से, अग्रजों से, अनुजों से, कि एक बात पे तो बात करनी पड़ेगी ना। आखिर एक बात पे बात तो हमें करनी पड़ेगी कि हम जाना कहाँ चाहते हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं और इस देश को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। कोई न कोई मानक तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है, किसी का मतलब, मैं ये कहता हूं कि लीडर इज लीडर। यदि कोई नेता चुन लिया गया तो चुन लिया गया, वो पूरे समाज का नेता है, तो उसे भी तो ये तय करना चाहिए। जाओ जहां कहीं गलत है उसे गलत कहो। हम लोग युवाओं की, हमारे साथ जितने भी टीम थे, हमारे साथ, हम आज तक जाने ही नहीं कि हमारे साथ कौन यादव रहता है, हमारे साथ कौन ठाकुर रहता है, हमारे साथ कौन यस्सी रहता है। हमारे एक सीनियर थे, कहना नहीं चाहूँगा ना, लेकिन कह दे रहा हूँ, हमारे एक सीनियर थे और हम लोग JN झा के सामने जो है कुछ खा पी रहे थे, तो हमारे कुछ मित्र आए, हमसे मिले, तो मित्रों ने ठीक ठाक लंबी चर्चा हुई। चूँकि हम लोग कहीं खड़े होते थे, ठीक ठाक एक समूह हमारा खड़ा हो जाता था। तो जब वो चला गया तो उसने बड़ी अच्छी बात रखी थी और चला गया, तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या नाम है। मैंने कहा श्याम नाम है। कहा अच्छा वेरी गुड, आगे क्या नाम है? तो हमने कहा श्याम ही नाम है। तो बोले अरे और क्या नाम है? तो मैंने कहा श्याम के अलावा तो मुझे याद नहीं क्या है, क्योंकि वो मेरा मित्र था, वो कोई भी हो, मुझे उससे मतलब ही नहीं था। श्याम से ज़्यादा मेरे को मतलब ही नहीं था कि आगे क्या है पीछे क्या है। एक ने कहा शिक्षा जो है वो सारी संकीर्णताओं को तोड़ देगी। तो फिर जो समाज में अब धीरे धीरे संकीर्णता और बढ़ती जा रही है, तो ये किसका उदाहरण है? ये मतलब यह शिक्षा का उदाहरण है या शिक्षा का उदाहरण? थोड़ा सोचो, दिमाग में कुछ जोड़ डालो। मणिपाल हमारे साथ जुड़े हैं, शाश्वत जुड़े हैं। मणिपाल भी हमारा एक वैचारिक और हिंदी साहित्य का शिक्षक भी है और मणिपाल की रचनाएं बहुत अच्छी रहती हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तो कुछ सोचें, अपने साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ तो सोचें। मैं विशेष तौर से विश्वविद्यालय के साथियों से बात कर रहा हूँ, वो मेरा अनुज है, मेरा अग्रज है, मेरा मित्र है। मैं सबसे एक ही बात कर रहा हूँ, तुम कुछ सोचो, क्योंकि तुम एक श्रेष्ठ जगह से पढ़ के निकले हैं। हमारे तुम्हारे कंधों पे एक मजबूत जिम्मेदारी है। हम देश को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते।
कोई दिल्ली विश्वविद्यालय से आकर नहीं बताएगा कि सही नीतियां क्या होती है, कोई जेएनयू से ही नहीं बताएगा, कोई हैदराबाद से नहीं बताएगा। तुम भी बता सकते हो और तुम्हारे अंदर वो बात होनी चाहिए और थी हमेशा। पता नहीं कहां जा रहे हो, होनी चाहिए। इस महान दिन पे बस मैं एक ही बात कहूंगा कि यूं ही चुपचाप कोई उसके सिरहाने उम्मीदों की एक साख छोड़ जाएगा और वैसे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सच में सब कुछ बदल जाएगा। भारत माता की जय। और मैं सबसे यही कहूंगा कि एक नागरिक होने की कसौटी पे सोचिए और इसी मुद्दे पे हो सके तो बात करिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई साहब भी जुड़ गए हैं, अंतिम हमारे अनुज हैं, राहुल, सब साथ हैं। बस मैं ये कहूँगा कि केवल विज्ञापनों पे मत जाओ भाइयों, प्लीज़ विज्ञापन पे मत जाओ। ये एक सिनारियो जो सेट हो रहे हैं, जो एक नज़रिया सेट हो रहा है, केवल उस पर मत जाइए। अपने अनुभवों पर भी बात करिए, अपने आप के आसपास जो है उन पे बात करिए। हम लोग साथ में थे, कभी किसी से नहीं डरे, कभी किसी से नहीं डरे। जो गलत था उसे गलत कहा, हमेशा कहा, और जो सही था उसे सही भी कहा, हमेशा कहा। तो सबको मेरा नमस्कार। और बस मैं यही कहूँगा कि मजबूती से सोचिए। आज ये महान दिन है, रावी के तट की उस घोषणा जो परिणति हुई 49 और फिर 50 में, और आज तक की यात्रा। इस यात्रा अब हमारे आपके कंधों पे है। आइए इसका कुछ भार हम भी उठाएं, एक सशक्त नागरिक होने के नाते या एक सशक्त नागरिक बनने की तलाश में, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हम भी निभाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। रोहित। श्लोक